राह तो निकलेगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। थैंक यू। और अब सीरिया, एक ऐसा देश जहां का जो शासनाध्यक्ष था, राष्ट्रपति, वो भाग गया देश छोड़ करके, और जो बागी गुट था, पिछले कई वर्षों से लगातार लड़ रहा था, 10 दिनों के भीतर उसने इस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी कि वो जाकर के राजधानी दमिश्क के ऊपर बैठ गया और वहाँ से फिर असद को, जो राष्ट्रपति हैं, उनको देश छोड़ना पड़ा। तो सीरिया की कहानी अब आगे। दरअसल सीरिया एक देश है और सीरिया अरब का देश है। सेंट्रल जो एशिया है या सेंट्रल वेस्ट एशिया कहेंगे, उसका देश है। एक नक्शा है, उस नक्शे पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहले कि सीरिया को आप देख लीजिए और सीरिया की स्थिति कैसी है, कहाँ है, ये बता करके उसकी आबादी कैसी है, क्षेत्रफल कैसा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीरिया में जो हुआ वो कैसे हुआ, किन वजहों से हुआ है और कब से वह संघर्ष चलता रहा है, ताकि आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। ये एक सीरिया मुल्क है और आप देखेंगे तो उत्तर में टर्की है, लेबनान के नीचे इजराइल आप देख रहे होंगे। तो इजराइल का जो पड़ोसी देश है वो सीरिया है। जॉर्डन एक बड़ा देश है, वो भी है। सऊदी अरब, पश्चिम में सऊदी अरब से सीरिया की सरहद लगती है। तो टर्की, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, ये चारों तरफ के देश हैं सीरिया की। और सीरिया जो है ये क्षेत्रफल में लगभग 1,95,000 वर्ग किलोमीटर का देश है। 1,95,000 अगर मैं कहता हूं तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार का लगभग 2 गुना। तो सीरिया का क्षेत्रफल जो है, मैं बिहार ले लूं तो 1,80,000 या 1,85,000 वर्ग किलोमीटर और बिहार लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर। तो यह जो बिहार का क्षेत्रफल है उससे 2 गुना। आबादी बिहार की भले 23 करोड़ है, लेकिन आबादी जो सीरिया की है वो 1,32,00,000 की है। तो आपके सामने ग्राफिक्स है, ये क्षेत्रफल है 1,85,000 वर्ग किलोमीटर का, आबादी उसकी है 2,32,00,000 की। और बिहार हमारा एक राज्य है जो 94,000 वर्ग किलोमीटर का है और उसकी आबादी 13 करोड़ है। मैंने इसलिए रखा बिहार और सीरिया को ताकि आप समझ पाएं कि बिहार जितना बड़ा है उससे लगभग 2 गुना है और बिहार की आबादी जितनी है उसका लगभग 1/6, छठा हिस्सा सीरिया में रहता है। तो अब इससे आप समझते हैं कि सीरिया कितना बड़ा देश है। अब सीरिया में क्या हुआ है, 24 साल पुराना जो शासन था वो असद जो वहां के राष्ट्रपति थे वो खत्म हुआ, तख्ता पलट हुआ है। राष्ट्रपति बशर अल असद वो देश छोड़ करके भाग गए हैं। भागने का कारण ये है कि वहां विद्रोही जो थे, जो वहां तख्ता पलट के लिए लगातार लड़ रहे थे, वो राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए और फिर उन्होंने दमिश्क के ऊपर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों के पहुंचने से पहले असद देश छोड़ करके भाग गए। जिस विद्रोही संगठन ने कब्जा किया है उसका नाम है हयात तहरीर अल शाम, और हयात तहरीर अल शाम 2011 से लगातार सीरिया के भीतर असद की सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। तो सीरिया में बहुत सारे गुट हैं जो संघर्षरत रहे, लेकिन जो लगातार मजबूत होता चला गया और आज की तारीख में जाकर के दमिश्क जो राजधानी है सीरिया की उसके ऊपर बैठ गया है, वो हयात है, हयात तहरीर अल शाम। तो यह जो स्थिति है सीरिया की वो आज की तारीख में ऐसी है। अब सीरिया यहाँ जो है 2024 में जिस पड़ाव पे है, जिस मकाम पे है, उसका एक सिरा जाता है 2011 में। इसलिए मैं आपको 2011 लेकर चलना चाहता हूँ। एक देश है ट्यूनीशिया, और ट्यूनीशिया जो है अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका का देश है। जहाँ से आप देखते हैं तो ट्यूनीशिया, उसके बगल में आता है सीरिया, माफ कीजिएगा लीबिया, लीबिया के बाद इजिप्ट, और वो पूरा का पूरा रास्ता जो चलता है वो लेबनान होते हुए और सीरिया तक आता है। तो ट्यूनीशिया जो है ये मिस्र है, आप वहाँ देख रहे हैं ट्यूनीशिया, इसके बाद लीबिया आता है,
फिर मिस्र आता है, फिर सीरिया आता है। ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जब अरबियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में सरहद आती है तो सीरिया यहाँ से शुरू होता है। ट्यूनीशिया का जिक्र मैंने इसलिए किया कि ट्यूनीशिया में 2011 में क्रांति हुई। इस पूरे इलाके में ट्यूनीशिया से लेकर के सीरिया तक और नीचे यमन तक जो बड़ी क्रांति हुई, उस क्रांति को हम स्प्रिंग रिवॉल्यूशन कहते हैं। और वो सामान्य लोगों के साथ हुई ज़्यादती जुल्म के कारण पैदा हुई। उसमें लोग शरीक हुए और सत्ताएं हिल गईं, दहल गईं, उखड़ गईं। तो ट्यूनीशिया में 2011 में क्या हुआ कि एक आदमी था, अबू अल जीजी। अबू अल जीजी ठेला लगाता था, ठेले पे वो फल बेचता था। ये उत्तरी अफ्रीकी देश है ट्यूनीशिया, और ट्यूनीशिया जो है क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से आप मान के चलिए कमोबेश सीरिया की तरह का ही देश है। यहाँ 1,64,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जैसे 1,94,000 वर्ग किलोमीटर का सीरिया है। और ट्यूनीशिया की जो आबादी है 1.25 करोड़ के आसपास की मानी जाती है। तो वहाँ हुआ ये कि 26 साल का एक नौजवान था जिसका जिक्र मैं कर रहा था, उसका नाम था मोहम्मद बouazizi। सड़कों पर ठेली लगा करके फल बेचा करता था, रेहड़ी। जिस बाजार में रेहड़ी लगाता था वहाँ भ्रष्टाचार चरम पर था। पुलिस वाले डंडे के जोर पर जिससे जो चाहते थे ले लेते थे। हमारे यहाँ भी कभी कभार आप देखते हैं कुछ इलाकों में। 17 दिसंबर 2010 को बouazizi रेहड़ी लेकर के बाजार में आया हुआ था। सामने से 2 पुलिस वाले आ रहे थे। वो खड़ा हुए, ठेले से उन्होंने फल उठाया, जैसे रोज का था, किसी से उठा लिया, खा लिया या लेकर घर चले गए। बouazizi ने कहा कि आप मेरे ठेले से फल नहीं ले सकते। उसने उसकी शिकायत की और इस पर जो पुलिस वालों के अफसर थे उन लोगों ने उनको डांट पिलाई। जो पुलिस वाले थे उसमें एक महिला थी, उसका नाम था फियदा हामिदी। जब डांट खा ली तो वो बाजार में आई और बouazizi की रेहड़ी के पास आकर के जो सेब की टोकरी थी उस टोकरी को उठाया, अपनी कार में रख लिया। bouazizi दौड़ के गया कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, ये मेरा फल है, मेरी मेहनत है, आप नहीं ले जा सकती। इस पर उस महिला पुलिस वाली का मिजाज बिगड़ा और उसने उसके ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, थप्पड़ मारा और बाद में उसके मुंह पर उसने थूका। bouazizi को लगा कि इस बेइज्जती से बेहतर तो मौत ही होती है। उसने गवर्नर ऑफिस के सामने जाकर के आग लगा ली। 4 जनवरी 2011 को bouazizi ने दम तोड़ दिया और यहीं से एक क्रांति शुरू होती है जिसको हम अरब क्रांति कहते हैं, स्प्रिंग रिवॉल्यूशन कहते हैं। पूरे ट्यूनीशिया में लोग सड़कों पर आ गए, आपस से बाहर थे और प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि 23 साल पुरानी वहां की जो सत्ता थी, जैसे सीरिया में 24 साल की सत्ता थी, 23 साल से वहां बेन अली राज कर रहे थे। और 10 दिन के भीतर लोगों के आंदोलन ने बेन अली को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। ट्यूनीशिया के बाद जो नक्शा आप देख रहे थे कि लीबिया, मिस्र, यमन, सीरिया, बहरीन, तमाम देशों में लोग सड़कों पर अपनी सरकार के खिलाफ आ गए। 2011 में मिस्र का जो तहरीर चौक था, जाकर के कोई पढ़िएगा गूगल पर, तहरीर चौक पे जो भीड़ थी उस भीड़ ने मिस्र की सत्ता को हिला दिया और वहां की सरकार भी बदल गई। अरब क्रांति की एक नई तस्वीर थी। तो ट्यूनीशिया में बेन अली भागे, लीबिया में गद्दाफी की हुकूमत खत्म हुई, मिस्र में हुस्नी मुबारक थे, सत्ता छोड़नी पड़ी, और यमन से अब्दुल्ला सालेह, उनके एक छत्र राज का अंत हुआ। और वो जो आग चल रही थी वो सीरिया तक आई। इसलिए सीरिया में हम आपको आज की तारीख से उठा करके 2011 में ले चलते हैं, क्योंकि 2011 से ही आप आज तक पहुंचेंगे। ये पूरा नक्शा आप देखते रहिएगा। ये सीरिया और सीरिया के आसपास के देश हैं। वो आग जो ट्यूनीशिया से चली थी वो लीबिया में तख्ता पलट की, उस मिस्र में, यमन में, सीरिया में, और सीरिया में भी हो गया। तो फिर सीरिया में क्या हुआ 2011 में? वहां भी जैसे bouazizi था ट्यूनीशिया में, एक 26 साल का नौजवान ठेला वाला, वैसे यहाँ एक बच्चा था 14 साल का सीरिया में। 2011 में उस 14 साल के बच्चे ने, जिसका नाम मौविया स्यास्नेह था, दीवार पे उसने लिखा 3 शब्द, इजाक अल्डोर।
इज़ाक अल्डोर का मतलब होता है डॉक्टर, अब आपकी बारी है। डॉक्टर का मतलब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जिन्होंने अब सीरिया छोड़ दिया है। बशर अल असद जो हैं वो आंखों के डॉक्टर, पेशेंस डॉक्टर हैं, इसलिए डॉक्टर अब आपकी बारी है। वो जो आग चल रही थी, उस आग के कारण सीरिया पुलिस ने इस हिमाकत के लिए उस बच्चे को पकड़ा, 26 दिनों तक हिरासत में रखा, बुरी तरीके से मारा पीटा और आखिर में जाकर के उसको रिहा किया। लेकिन इस घटना ने सीरिया के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। देश भर में प्रदर्शन होने लगे। इसके बाद सीरिया सरकार ने प्रदर्शनकारियों का दमन शुरू कर दिया, मारा पीटा, गोलियां चलाई और जेलों में उन लोगों को डाला जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हालात बिगड़े, लोग मरने मारने पर उतारू थे। वो किसी भी कीमत पर सत्ता को बदलना चाहते थे। इस तरह की जिंदगी वो चाहते ही नहीं थे। जिस ट्यूनीशिया का जिक्र मैंने किया, और मिस्र में सत्ता परिवर्तन उस समय हो चुका था, तो ट्यूनीशिया, मिस्र, सीरिया, इसलिए सीरिया के लोगों को लग रहा था 2011 के आसपास कि तख्ता पलट तो यहां भी होगा, क्योंकि मिस्र में हो गया, लीबिया में हो गया, ट्यूनीशिया में हो गया। ये जो लहकी हुई आग थी, लोगों के जरिए सत्ता को स्वाहा कर रही थी और सीरिया के लोगों के भीतर यकीन भर रही थी कि यहां भी असद की सरकार जाएगी। इसी दौरान फ्री सीरियन आर्मी बनी। कई गुट सीरिया के भीतर बनने लगे सरकार के खिलाफ। उसमें एक फ्री सीरियन आर्मी थी। उस फ्री सीरियन आर्मी में ज्यादातर वो सैनिक थे जो असद की सेना को छोड़ करके आए थे, यानी कि अब फ्री सीरियन आर्मी को लड़ाके बन गए थे। इस विद्रोह का जो फायदा था उसको चरमपंथी गुट भी उठा रहे थे। इसलिए फ्री सीरियन आर्मी के साथ साथ कई और गुट भी सिर उठाने लगे और खड़ा होने लगे, लूटपाट करने लगे, लड़ने लगे फौज के साथ। नतीजा ये हुआ कि समूचे सीरिया में जहां तहां खून खराबा, हिंसा चलने लगा और सालों तक यह जो खून खराबा विरोध प्रदर्शन चला, पूरा सीरिया तहस नहस हो गया। कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए। अगर हम आज तक की बात करें कि 2011 से लेकर के 2024 तक सीरिया में कितने लोग मारे गए, तो एक मोटा अनुमान कहता है कि 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई और 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए, घरों से बेघर हुए, कहीं और चले गए। तो जब 2011 में असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ और ताकतवर होने लगा, तो उसको दबाने के लिए असद की फौज ने मदद ली रूस, ईरान और ईरान समर्थित हथियारबंद गुटों से, जैसे हिजबुल्लाह, जो सीरिया के दक्षिणी इलाके में रहा, कई हिस्सों में भी रहा। और दूसरी तरफ टर्की और खाड़ी के कई देश, इन्होंने मिलकर के जो हथियारबंद वहां के बागी गुट थे, जो असद की सरकार और सेना के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका समर्थन किया। इसी में अमेरिका और इजराइल, इन दोनों की भी भूमिका आई और इन दोनों ने भी असद के खिलाफ जो बगावत चल रही थी, जो खूनी संघर्ष चल रहा था, बागी गुट जो लड़ रहे थे, उनको समर्थन दिया, उनको पैसे दिए, हथियार दिए। इस बीच पड़ोसी मुल्क इराक, सीरिया के पश्चिम में जो देश है इराक, वहां एक आतंकवादी पैदा होता है। उसका नाम था बगदादी, अबू अल बगदादी। और बगदादी ने कहा कि हम इराक से लेकर के सीरिया तक एक इस्लामी हुकूमत तैयार करेंगे जो शरिया से चलेगी। इसलिए नाम रखा उसने ISIS, इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया। और ISIS का संगठन उसने तैयार किया। लड़ते लड़ते वह सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। और जो पूर्वी सीरिया है, जब इराक से घुसा तो सीरिया में आया, तो पूर्वी सीरिया का एक बड़ा शहर है रक्का। कभी वो लंबी ऊंची इमारतों का शहर हुआ करता था, शानदार। रक्का जो है वो खंडहर इमारतों का एक जंगल है। रक्का को बगदादी ने अपनी राजधानी बनाया, ऐलान कर दिया। अगस्त 2013 में सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास जो विपक्षी गठबंधन थे, उनके कब्जे वाले जो इलाके थे, पूर्वी गोटा शहर एक उसमें से इंपॉर्टेंट शहर है,
उसके ऊपर केमिकल वेपन से हमला किया गया और इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। असद की सरकार पर इल्जाम गया, लेकिन असद सरकार ने कहा कि हमने ये हमला नहीं किया, अपने देश के भीतर ही हम केमिकल वेपन का इस्तेमाल क्यों करेंगे। लेकिन असद की सरकार ने और सेना ने ही वो केमिकल अटैक किया था। रूस और ईरान उस समय दोनों उसके साथ चल रहे थे। 2015 में एक बार ऐसा लगा कि असद की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि देश के एक बड़े इलाके पर जो विरोधी गुट थे वो हावी हो चुके थे और असद सरकार का नियंत्रण, उनकी सेना का नियंत्रण लगभग जा चुका था। ऐसे में रूसी सेना दाखिल हुई और उसने अपनी ताकत लगाई। हालात बदले और असद ने कई अहम इलाकों पर या उनकी सरकार फौज ने कब्जा जमा लिया, यानी कि फिर से वहां आकर के वो बैठ गए। साल 2018 और 2020 में जो रीजनल और इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई, समझौते हुए सीरिया को लेकर के और अरब के भीतर के हालात को लेकर के, उन समझौतों ने असद के हक में माहौल को बनाया। स्थितियां उनके लिए थोड़ी अनुकूल जरूर बनी और उस वक्त सीरिया का बहुत बड़ा हिस्सा असद की सरकार के तहत आ गया था। ये 2017 के आसपास की बात है। फिर जो उत्तर और पूर्व का इलाका था, मैं एक बार कहूंगा कि आप सीरिया का नक्शा फिर से लेकर के आइएगा ताकि दर्शकों को यहां देखने में आसानी हो जाएगी। तो उत्तर और पूर्व का जो इलाका था उस पर इस्लामी विपक्षी गुट जो लड़ रहे थे और कुर्द मिलिशिया, आपको याद है कुर्द मिलिशिया जो वो ईरान सपोर्टेड मिलिशिया है, जो दुनिया के तमाम हिस्सों में लड़ता है, इराक में भी, सीरिया में भी। तो कुर्द मिलिशिया और विपक्षी जो गुट थे उनका सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में, ये जो इलाका है, इस इलाके पर तब भी उनका कब्जा था। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजरायल पर हमला किया, उसके बाद इजरायल ने गाजा के ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू की और तहस नहस करना गाजा को शुरू कर दिया। आज भी वो कर रहा है और गाजा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। वो 40-20 लाख लोग जो गाजा के 40 किलोमीटर और 9 किलोमीटर के दायरे में रह रहे थे, उनकी ज़िंदगी नर्क बन गई और आज की तारीख में 50,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है उस गाजा के हमले के बाद। क्योंकि हिजबुल्लाह सीरिया में था, हिजबुल्लाह ईरान समर्थित था और यहाँ जो दमिश्क में, यानी कि जो असद की सरकार है, वो शिया सरकार। यह भी आपको जानना होगा कि यह पूरी सीरिया जो जन आबादी है उसमें 90% आबादी सुन्नी मुसलमान, और असद जो वहाँ के राष्ट्रपति, जिनके पिता रहे और 2000 के बाद से असद से 24 साल हो गए, वो शिया, और ईरान शिया मुल्क है। तो ईरान शिया देश को और शिया के जो उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह या आतंकवादी संगठन, उनको लगातार समर्थन देता रहता है, और कुर्द्स को भी, क्योंकि कुर्द भी शिया हैं। तो इजरायल पर जब हमला हुआ तो इजरायल ने कहा कि अब सीरिया के भीतर हिजबुल्लाह का पूरा ज़मीन ख़त्म करना ज़रूरी है। तो उसने सीरिया के अंदर जाकर के भी हमला किया। लेकिन ईरान जब तक पालेगा पोसेगा, तो सीरिया में जैसे असद की सरकार ख़त्म होगी वैसे हिजबुल्लाह ख़त्म होगा, क्योंकि शिया शिया वाला मामला है। तो इजरायल ने कहा कि ये असद जाएगा तो हिजबुल्लाह जाएगा, हिजबुल्लाह असद दोनों जाएंगे तो ईरान कमज़ोर पड़ेगा, ईरान कमज़ोर पड़ेगा तो मेरी स्थिति मजबूत होगी। और इजरायल के साथ अमेरिका की हाँ में हाँ रहती है। इसीलिए अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि सीरिया में जो हो गया वो हो गया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि आज भी 9,000 अमेरिकी फौज सीरिया में है। ये अमेरिका जो लगातार यहाँ के बागियों को समर्थन देता रहा है, अब असद के जाने के बाद से उसका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि वहाँ से इजरायल का जो इंटरेस्ट है वो बच रहा है और अमेरिका का जो इंटरेस्ट था वहाँ से असद को हटा देने का, वो पूरा हो गया है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि यह जो नया गठबंधन आया, यह जो बागी गुट है जिसने दमिश्क के ऊपर कब्जा किया, जो सीरिया में नई सरकार चलाने जाएगा, वो कौन है? तो इसको जानना भी जरूरी है कि ये कौन लोग हैं। तो एक गुट है यहां, और वो गुट बहुत पहले से लगातार लड़ता रहा है।
तो उस गुट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे वो सीरिया के भीतर दाखिल हुआ। तो अब ये सीरिया है, फर्ज कर लीजिए, ये उत्तरी हिस्सा है, आपने देखा कि टर्की है उधर, इधर सऊदी अरब होता है, उधर लेबनान है, इजराइल है। ये नॉर्थ से घुसे, ये अलेप्पो है, पहले अलेप्पो के ऊपर कब्जा किया, उसके बाद वो हमा एक शहर है, बड़ा शहर है, और आप देखने एक लकीर से आ रहे हैं, उसके बाद होम्स पर आए, होम्स कब्जा किया और फिर दमिश्क पर कब्जा किया। यानी कि उत्तर से चले और नीचे दक्षिण पश्चिम की तरफ आगे दमिश्क को कब्जा में किया, और दमिश्क में जो राष्ट्रपति थे असद, बशर अल असद, वो सीरिया छोड़ करके भाग गए। अब मैं आपको इस संगठन के बारे में बताते हैं, कौन सा संगठन है भाई, कि एक राष्ट्रपति, ईरान, रूस जैसे देशों का समर्थन, 24 साल की सरकार, एक बड़ी सेना, और सब धरे के धरे रह गए। 10 दिनों के भीतर वो जाकर के दमिश्क के ऊपर बैठ गया। इस संगठन का नाम है तहरीर अल शाम। उसका जो प्रमुख है उसका नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी। अरब देशों में जुलानी चर्चित नाम है, कोई गुमनाम सा नहीं है, हमारे आपके लिए हो सकता है, लेकिन जुलानी अरब देशों में चर्चित नाम रहा है। उसने 2003 में अल-कायदा यानी कि बगदादी का जो आतंकवादी संगठन था अल-कायदा, उसको ज्वाइन किया था, और उसने बगदादी के साथ लड़ाई भी लड़ी। 2003 का समय आपको याद होगा कि तब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था। 2011 में सीरिया में जब लोगों ने बगावत की और कई संगठन उभरे, उसी समय अल जुलानी ने अपना एक गुट तैयार किया जिसे जबहात अल नुसरा कहा गया। बाद में यही ग्रुप हयात तहरीर अल शाम, HTS, हयात तहरीर अल शाम बन गया। जुलानी ने जब सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो उसने 2013 में ISIS से अलग होने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसके खिलाफ उसने लड़ाई भी लड़ी, क्योंकि उसका अपना संगठन था, उसकी अपनी पहचान हो गई थी, और वो नहीं चाहता था कि ISIS के साए में रहे, क्योंकि ISIS के साए में रहने पर वो आतंकवादी गुट का वो हिस्सा बनता जिस पर अमेरिका की नज़र थी। और अमेरिका जुलानी के खिलाफ ऑलरेडी ऐलान कर चुका था कि आतंकवादी है, इसके सिर पर ऐलान है। इसलिए उसने अपने आप को 2003 में अलग किया और अपने संगठन के साथ बढ़ा। जुलानी का जन्म जो है वो 1982 में सऊदी अरब में हुआ। उसके पिता पेट्रोलियम इंजीनियर थे सीरिया के, लेकिन सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे। बचपन में 7 साल तक जुलानी सऊदी अरब में रहा, परिवार रहा। उसके बाद परिवार सीरिया लौट आया। 2018 में इसके खिलाफ अमेरिका ने इसके संगठन HTS को आतंकी संगठन घोषित किया और जुलानी के सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा। लेकिन जुलानी ने बार बार ये कहा कि वह सीरिया में ऐसी सरकार चाहता है जो लोगों की चुनी हुई सरकार हो, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से मैं सीरिया के भीतर एक सरकार बिठाना चाहता हूं। यह जो सरकार है असद की, दरअसल वो एक तानाशाह सरकार है, उसमें लोगों का भरोसा नहीं है, उसके खिलाफ लंबे समय से लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई का नतीजा उस सरकार के हटने और लोगों के जरिए चुनी हुई सरकार के आने के जरिए ही हो सकता है। अब यह जुलानी और इसका संगठन HTS आज की तारीख में सीरिया में काबिज है। उसने प्रधानमंत्री को कहा है कि आप तब तक सरकार चलाइए जब तक कि हम नई व्यवस्था नहीं कर लेते हैं। अब दुनिया का जो रवैया है सीरिया में नई सरकार को लेकर के क्या होगा, और दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो क्या राय रखते हैं, इस पर सबकी नज़र है। अब मेरे साथ इतना ही। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।